पहले मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम जानवी अवस्थी है। मैं वर्ष 2021 बैच की IAS हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक बार डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप ट्रेनिंग पूरी करते हैं, तो वो मेरी मेरठ में चल रही है। 2020 की जो UPSC CSE की परीक्षा थी उसमें मेरी दूसरी रैंक थी। और भोपाल से मैं आती हूँ। मेरी शिक्षा NIT भोपाल से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की थी 2017 में, और 2 साल BHEL भोपाल में एक इंजीनियर के पद पर मैं कार्यरत रही हूँ। जब मुझे पता चला कि दिया दिल्ली के बारे में, तो ये मुझे अपने कुछ बैचमेट्स के थ्रू पता चला था, तो इससे कनेक्टेड थे। और गायत्री परिवार की जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरीज हैं वो बचपन से शुरू होती हैं। मेरे बड़ी मम्मी और बड़े पापा इस परिवार से जुड़े हुए थे, और हमारे घर के मंदिर में शुरू से ही एक वो बड़े फेमस सी फोटो है, बीच में गायत्री माता है, इधर गुरु जी हैं ऊपर, और इधर तीसरे माता जी की फोटो है। वो फोटो मैं बचपन से देखती बड़ी हुई हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बताया गायत्री परिवार के बारे में, तो बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पे आने का भी मौका मिल रहा है और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो UPSC के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने लोग हैं जो एस्पिरेंट्स ही हैं? ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर और एस्पिरेंट से बात करना तो बट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस जर्नी को ही जी करके यहाँ आए हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर लोगों ने अपना मन बना ही लिया है कि UPSC देना है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको एक जो मैंने किया था मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। आप लोग एक एक्सरसाइज जरूर करिएगा कि जब भी कोई परीक्षा देने जाए, तो UPSC की हो, कोई भी परीक्षा हो, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं, सिलेबस के बारे में ही नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप जाकर के सिलेबस को पढ़िए जो UPSC की वेबसाइट पर दिया हुआ है, और पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब आप उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप इन दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न UPSC पूछ रहा है। और यकीन मानिए, जो सालों से एक पैटर्न है एक दिन में नहीं बदल जाएगा। यदि आप जिस वर्ष परीक्षा देने जाएंगे उस दिन पूरा 100% ओवरऑल हो जाएगा एग्जाम का। एक ट्रेंड है, किसी चीज को हम कहते हैं ना, कई लोग एक टर्म यूज करते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी। यही स्मार्ट स्टडी है जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप को डायरेक्शन देना ही स्मार्ट स्टडी है। तो ये आप एक्सरसाइज जरूर करिएगा, मुझे बहुत बेनिफिट हुई थी। आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्या है, आपको खुद पता है भाई जो पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सरसाइज आप करें, इससे आपको अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगी। हर टॉपिक को जो भी UPSC के सिलेबस में टर्म्स लिखी हो उसको आप अच्छे से पढ़िए। जब आप ये एक्सरसाइज कर लें और आपको सिलेबस समझ में आ जाए, फिर आप शुरुआत करिए अपनी बुक लिस्ट बनाने से। बहुत सारे YouTube के वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उनमें से आप अपनी बुक सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक टॉपिक के लिए एक किताब ही रखिए। देखिए, पढ़ाई का, ज्ञान का, इसका कोई अंत नहीं होता, जितना जानेंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमें एक परीक्षा भी देनी है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री परीक्षा के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इतिहासकार बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ये परीक्षा के लिए बता रही हूँ। जब ये परीक्षा क्लियर करने आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप गहनता से पढ़िए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ, एक टॉपिक के लिए एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। एक बार में याद नहीं होता है, हमें उसमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, फिर वो जाके आपकी मेमोरी में स्टिक कर जाता है। मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में बोल दिया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मजाक बना दे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया था कि एक बुक फिर 1 घंटे में रिवाइज हो जाती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बुक आप 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, ये सही बात है। यदि 500-600 पन्नों की किताब है तो 1 घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं? तो पढ़ने का भी एक तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं किताब को पहली बार उठा लूँ, मैं उसको गहनता से पढ़ूंगी, एक एक लाइन आप पढ़िए। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो समझने के लिए पढ़िए, ना आपको अंडरलाइन करना है, ना आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। एक बार आप उसे समझ जाए, फिर आप हाथ में पेंसिल लेकर के बैठे, सेकेंड रीडिंग में उसको अंडरलाइन करेंगे।
कि भाई ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे फिर आप एक पेन लेकर के बैठिए, जो आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया था आप दोबारा वही पढ़ेंगे, दोबारा पूरी किताब तो पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको मालूम है जो इम्पोर्टेंट था आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। पेंसिल से भी जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाला पोर्शन तो मुझे याद हो चुका है, ये वाला कुछ भूलता है, तो उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो हाईलाइटर के साथ पढ़िए। इस आप पूरे उसमें देखेंगे कंटेंट फिल्टर आउट होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने परीक्षा के लिए किताब 10 बार पढ़ी तो आपको लगता है कि उसको 10 बार उतना ही समय लगना चाहिए पढ़ने में? हर बार समय कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि जब आप परीक्षा के पहले बैठे तो आप अपनी किताब के पन्नों को जब पलटाएं तो आपको पता हो कि किस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या पढ़ना है, और लगभग फिर आप 1 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं। ये एक प्रोसेस है रिविजन का और पढ़ने का। हर बार एक बार बहुत अच्छे से उसको स्टडी करनी है, सबसे जरूरी अपने कंटेंट को ये स्ट्रीमलाइन करना है कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, और फिर उसको आप लास्ट में देखेंगे कि 600-700 पेजेस की जो बुक है, और इतनी मोटी बुक्स होती हैं, जैसे किसी स्पेक्ट्रम देखी हो, लक्ष्मीकांत देखी हो, तो ये सब किताबें हैं थोड़ी हैवी है, तो ये लास्ट में आपको पता चलेगा 15 से 20 घंटे का ही कंटेंट रह जाता है जो आपको रिवाइज करना होता है एट द एंड ऑफ द एग्जाम। तो ये तभी आप एक बुक की मल्टीपल रीडिंग्स कर चुके हैं। तो बहुत वास्ट नहीं है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज करेंगे एक साथ? हो जाता है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ेंगे, हो जाएगा। अपनी एक बुक लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि यदि आप बहुत सारी बुक्स रख लेंगे तो उसको बार बार पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 10 बुक्स को 10 बार पढ़ना मुश्किल है, मगर एक बुक को 10 बार पढ़ना आसान है। अपनी बुक लिस्ट को थोड़ी बार बना लें तो उसको अपनी डेस्क पे रखिए। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी जानकारी है। और एक बात और किसी ने मुझे कही थी कि हमें सब कुछ पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठी करके आप अपने पास पढ़ रहे हैं, उसको प्रोसेस जरूर करिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ा, उसके आगे पीछे का जरूर सोचिएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से सवाल आ सकता है। यदि आप इस तरह से प्रोसेस करते हुए पढ़ेंगे आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और जिस तरीके का ये सिलेबस है ना कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारी दुनिया में है, वही सब तो सिलेबस है। सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ आसपास है वही टॉपिक है। तो आप एक बहुत अवेयर सिटीजन के तौर पे भी उभर के आते हैं। तो सिलेक्शन होना है या ना होना, अब ये तो मैथमेटिकली देख लीजिए कि जितने पद हैं उसके सापेक्ष बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। लेकिन यदि आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप एक अवेयर पर्सन के रूप में आपने जो अपना वो समय बिताया होगा उसमें आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आपकी नॉलेज लेवल में चेंज आएगा, और ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ये बुक लिस्ट बना ली, पढ़ लिया अच्छे से, प्रोसेस कर लिए कंटेंट अपनी। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मिथ भी होता है, कई लोगों के कोई चीज़ काम करती है, कई लोगों की नहीं करती, तो मुझे लगता है ये लिख कर पढ़ने से ज़्यादा लंबा याद रहता है। और जैसे सर ने कहा कि आदत की बात होती है, एक पॉइंट के बाद आदत है। हर दिन आप उस उत्साह के साथ उठ सकते हैं, कुछ दिनों तक होगा, उसके बाद आपको आदत बनानी पड़ेगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है कि आपको आदत है वो एक काम करने की जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर के जाएगा। डेली का शेड्यूल बना करके पढ़ना, अपने सिलेबस को टाइमली डिवाइड कर देना, प्लानिंग अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें करनी है और प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख कर पढ़ने से ना, क्योंकि यूजुअली हम लोग का फोकस इतना अच्छा नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारे दिमाग में जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी उसी पे फोकस है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, मन ही नहीं लगता, बार बार या तो फोन देखने लगते हैं, स्क्रीन देखने लगते हैं। फोन एक और सोल्यूशन हर चीज़ का निकल आता है। या तो आप इतने समझदार हैं, आपका विवेक इतना तीव्र है कि आप फ़ोन को अपने पास रख के भी उसको यूज़ नहीं करते। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो जब तक आप पढ़ रहे हैं फ़ोन को अपने से दूर रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए, नहीं यूज़ करना। इस तरीके का कंट्रोल अपने ऊपर आपको डेवलप करना है, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर आपको इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप लिख लिख करके उसको पढ़ते हैं। लिख लिख करके पढ़ने का मतलब जो भी पढ़ा एक बार लिख के देख लिया, जो भी याद करने एक बार रफ में लिख के देख लिया, क्योंकि उसमें आपका हाथ भी मूव कर रहा है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आइज भी आपकी वही चीज़ देख रही है, थोड़ा सा लंबा याद रहता है। मैं ऐसा आपको लग सकता है
ज़्यादा वेस्टफुल है। कई लोगों के लिए नहीं भी ज़रूरत होती है, उसे एक बार पढ़ लो तो याद हो जाता है, कई को नहीं होता। मुझे नहीं होता था तो मैंने लिख कर पढ़ने की आदत डाली। एक व्हाइट बोर्ड रख लिया, उस पे लिख लेते थे मार्कर से जो भी इम्पोर्टेंट लगता था। टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिए। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको चेक ज़रूर कीजिए कि हमने कितना अच्छा पढ़ा है। कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको अपना टाइम भी मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। मैं मेंस के लिए आपको बताती हूँ। मेंस में आपके पास 3 घंटे होते हैं। जो जीएस का पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। इतना कैलकुलेशन करके हम जाते हैं, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हमें पता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट मिलेंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलेंगे। तो यदि आप 11वां मिनट या 8वां मिनट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आने वाले क्वेश्चन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इतनी आपकी कैलकुलेशन, इतनी आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो ही तैयारी की बात है। और भी जो कुछ भी आप जानना चाहें, यूट्यूब पे आजकल इंटरनेट इतना बढ़िया सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया है, यदि आप उसे अच्छे से यूज करें तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको अपनी तैयारी के दिनों की कुछ एनेक्डोट्स शेयर करती हूँ। एक तो एक प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लगभग 1 साल तैयारी में और 1 साल प्रीलिम्स के मेंस के इंटरव्यू, तो 2 साल का समय होता है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी 2019 जुलाई में, डीएचए भोपाल की नौकरी थी, और खुद पर प्रिपरेशन करने के लिए। तो जब नौकरी छोड़ी तो एक तो पेरेंट्स का ही था, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ज़्यादातर हम लोग साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जहाँ पे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बड़ा ज़रूरी माना जाता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए। तो उस वहाँ से निकल के छोड़ के तैयारी शुरू की, पढ़ाई दोबारा शुरू की, तो कभी कभी लगता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं करती। एक बात याद रखिए, यदि आपने कोई डिसीजन ले लिया है, डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, और जब ले लिया है तो कभी उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। खासकर ऐसे डिसीजन जो आप नहीं बदल सकते, उस पर मैं 100% देने के लिए बस आप तैयार रहिए। जो भी किया, यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि यूपीएससी की तैयारी में करनी है तो अब उसमें 100% देना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सीएससी की एक लौता एग्जाम है, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन। आपने डिसाइड किया है ना कि आपको इसकी तैयारी करनी है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको 100% इसमें देना है। तो मुझे भी लगा कि जब नौकरी छोड़ दी है तो अब तो मैं जरूर करूँगी। जब बैठते थे इनिशियली तो देखिए, जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं बहुत साधारण है, वो 8 से 10 घंटे रोज पढ़ते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हेल्दी तरीके से अपनी हेल्थ से मेंटेन करते हुए पढ़ लेते हैं। तो बैठा ही नहीं जाता था, पढ़ा ही नहीं जाता था। फिर मोटिवेशन ढूंढने की हमें जरूरत होती है। और एक बहुत अच्छी बात सर ने एक और चीज़ बोली कि एवरीथिंग इज विद इन अस, सब कुछ हमारे अंदर है। मोटिवेशन भी हमें अंदर से लेना है, क्योंकि यदि आप बाहर से किसी चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं टिकेगी। अपने अंदर एक मोटिवेशन ढूंढिए, अपने अंदर वो वजह ढूंढिए जिसके लिए आप यहाँ पे हैं। जैसे मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों काम करते हैं। पॉजिटिव कि भाई कुछ करना चाहते हैं, एक ऐसी सर्विस है जहाँ बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, समाज में कुछ बदलाव यदि आप करना चाहते हैं उसका मौका मिलता है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या था, जॉब छोड़ दी है, पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यदि सुबह नहीं मन कर रहा है बैठने का तो मन को लगाइए, थोड़े दिनों में मन अपने आप करने लगेगा। और हरिवंश बच्चन जी की अच्छी लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो नहीं भी है तो और बैठ जाइए, वो थोड़े दिनों में आप कर सकते हैं। ये एग्जाम में बस मैटर ऑफ टाइम है, यदि आप हर समय हर पल को अपना यूज करते हुए चलते चलेंगे आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो पहाड़ के ऐसे नीचे होते हैं, आगे माउंटेन। तो जब स्टार्ट करते हैं तो एक कदम बढ़िया, फिर लगता है कि पूरा पहाड़ बाकी है, अभी कैसे और कदम करेगा तो पूरा पहाड़ बाकी, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। लेकिन यदि आप हर दिन एक कदम को चलेंगे, भले आप रो के चलें, खुश होके चलें, कैसे भी चलें, बस चलते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर उसको अपनी यात्रा को पूरा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये मोटिवेशन आपको होना चाहिए कि हर दिन पढ़ना है। जिस दिन नहीं भी मन करना है तो भी थोड़ा बहुत ही सही, जो सबसे बहुत अच्छा लगता है वो वाला पढ़ लीजिए उस दिन, पर पढ़ना जरूर है, पर कोई भी हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन जो आपने अपनी सोचा है, जो आपने अपने गोल सोचा है, उसके लिए रोज काम कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली बहुत सेक्रीफाइस की, पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस की, वो सब वेस्ट थोड़ी ना जाने देना। हमेशा उस वजह को याद रखते हुए आगे बढ़ते रहना।
साल तैयारी करो, फिर बाद में हो जाएगा, 3-4 साल लग जाते हैं, करो आराम से। इस तरीके की विचारधारा से दूर रहिए। सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम है, 1 साल में तैयारी करके सिलेबस को खत्म करना, एग्जाम देना और एग्जाम निकालना है, बस। बहुत सारी नॉलेज है हमारे आसपास, हम बहुत ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब अपनी सुनने की बजाय हम हर उस व्यक्ति की सुनने लगते हैं, उस पर बिलीव करने लगते हैं। पहले तो अपनी सुनिए। आपको यदि आप कन्विंस है कि 1 साल में तैयारी की जा सकती है तो आप कर लेंगे। यदि आप कन्विंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ ही बढ़ना है कि चाहे जो किसी ने किया है नहीं किया, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा दूँगी या दिखा दूँगी। वो चीज़ आपके कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी निकाला और किस अटेम्प्ट में निकाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का अधिकारी या ऑफिसर आगे बन करके आएगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन हम अपनी जर्नी अपने हिसाब से तय करेंगे, अपनी प्लानिंग हम खुद करेंगे। तो अपनी एग्जाम का या अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। एंड इनफैक्ट ये आज तक भी एग्जाम तो पीछे रह गया, सर्विस में शुरुआत हो गई है, अभी भी मुझे लगता है कि नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। जैसे सर ने बोला कि यूथ क्या है, यूथ कोई आयु वर्ग नहीं है। यूथ हर वो व्यक्ति है जिसके पास एस्पिरेशन है, जिसके पास कुछ आगे बढ़ते रहने का, कुछ करने का जज्बा है। आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि मैं आई कीप डूइंग। बहुत लोग मुझे रुक जाएंगे, स्टैग्नेट हो जाएंगे, पर मैं करती रहूँ, मैं करता रहूँगा। उस तरीके की पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक और चीज़, कई सारी समस्याएं बीच में आएंगी। कोई ये चीज़ लर्न नहीं हो रही, उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब्जेक्ट टफ लगता है, वो करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। कई बार ऐसा होगा कि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखिएगा। कभी कुछ भी हो जाए, मुझे बस इसका सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम आप चाहें तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आप जीवन में जिस चीज़ पे फोकस कर लेंगे, जीवन में सफल जाएगा। सोल्यूशन पे फोकस करिए। मेरी मम्मी की ये लाइन उन्होंने मुझे बोली थी जब मैं तैयारी करती थी, और मैं आज तक याद रखती हूँ। हमेशा उसी को जब भी परेशान होती हूँ वही याद रखती हूँ कि हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि कई समस्याएं जो एक पॉइंट में बहुत नहीं लगती है, आज जब हम उसमें आगे आ गए हैं, सॉल्व हो गई है, तो हमें नहीं लगती है इतनी जल्दी, तो उससे क्यों परेशान होना है। सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैठे होंगे जिनको लगेगा हिस्ट्री बड़ी खराब है, बड़ी बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, खासकर में जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और वो बुक देखी, वो स्पेक्ट्रम की बुक उठाई, देखा बहुत इतना 800-900 पेजेस ही लर्न कैसे लगे मुझे। मैं नहीं पढ़ सकती एक बार में वो किताब, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं दिन भर में 10 पेज तो पढ़ सकती हूँ। साल भर तैयारी करनी है, मैं इस किताब को 90 दिनों में खत्म करूंगी। तो एक मैंने रूटीन बना लिया था कि मैं हर हर दिन 1 से 1.5 घंटे वो किताब पढ़ती थी, और सिर्फ 10 पेज पढ़ती थी और वो किताब खत्म हो गई। आप चाहे तो उसको पकड़ के बैठे रहें कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यदि आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो। एक ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा, तो मैथमेटिकली ही दिख रहा है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, क्योंकि पद के सापेक्ष अभ्यर्थी ज़्यादा है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में 100% देना जानता है, वो कहीं ना कहीं बड़ी ऊंची मुकाम को जरूर पालेगा। और ये एग्जाम, यदि जैसे कहते हैं कि नॉट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर आईएएस, नॉट ऑल आईएएस आर सक्सेसफुल, सेम चीज़ है। यदि आपको अपना 100% देना आता है, आपको अपना बेस्ट देना आता है, आप जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस याद रखिए, तो यदि ये यूनियन और कमीशन नहीं भी जुड़ा है, जहाँ जाएंगे पब्लिक सर्विस करेंगे। टीचर बनेंगे तो ऐसे टीचर बनेंगे कि आपकी ज्ञान के प्रकाश से ना जाने कितने जीवन को आप रोशन कर देंगे। इंजीनियर बनेंगे तो ऐसे इंजीनियर बनेंगे काम करेंगे जिनके बनाए हुए चीज़ों पर दुनिया अचंभा करेगी। तो जो भी बनेंगे बहुत अच्छे बन करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे तो ऐसे जैसे भी हमारे बीच में इंटरनेशनल शूटर हैं, जो भी करे उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, जो भी किया ऐसा किया कि सबको उन पर गर्व है। जैसे मैंने कहा था कि पारस जीवन है, पारस की तरह यूज करना ही वो आपकी इच्छा है। तो परीक्षा